जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो सारे के सारे आपको कतर में मिलेंगे या यूके में मिलेंगे। और ये इसलिए मिलते हैं बिकॉज सीआईए के एसेट्स हैं ये सीआईए की एसेट्स हैं, सीआईए इनको टेक केयर करती है। और कतर के खिलाफ जब बैरिकेडिंग की थी ये यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने और ये बहरीन ने और ये कुवैत ने, इन सब ने मिल करके, तो बीच में कौन पड़ा? ट्रम्प के खिलाफ एक जो बहुत बड़ी खुन्नस थी वहां के डीप स्टेट की, वो ये थी ना कि ट्रम्प कहता था कि हाँ यार ठीक कर रहे हैं, ये कतर वाले ये बदमाश है ये। तो सीआईए को ये चीज नहीं सूट कर रही थी कि ट्रम्प जैसा बंदा आए तो जो कि आकर के वो बातें करे जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं जा रही हैं, बिकॉज वो एक बड़े बोर्ड पे, एक बड़े मैप पे अपना गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अगले 50 साल का बनाया हुआ है कि हमको अगले 50 साल बाद इंडिया को कितने हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, हमने मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ पे रेजीम चेंज करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। आई थिंक वैसे काफी क्वेश्चन है मेरे दिमाग में पाकिस्तान को अभी भी लेकर के, बट आई थिंक मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्चुअली कतर के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि कतर की जो अफगानिस्तान के अंदर रोल रहा है उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बट रिसेंटली दे आर बीइंग वेरी एक्टिव जब भी जियो पॉलिटिक्स की बात हो। काफी पैसे लगा रहे हैं, वेस्ट में भी काफी पैसे लगे हुए हैं उनके। जाकिर नायक को भी शायद उन्होंने भी बुलाया था फीफा वर्ल्ड कप में। तो कतर किस तरह का रोल प्ले कर रहा है स्पेसिफिकली इन अफगानिस्तान में? बिकॉज ये भी कहा जाता है कि कतर के तालिबान के जो लीडर हैं उनसे भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। लेकिन तालिबान के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं, उनके दुनिया में हर गलत लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। दुनिया में जितने भी ट्रबल मेकर्स हैं उनके सबके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये सारे के सारे ये काम, ये हरकतें ये करते हैं एट द बेहेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप ये देख लीजिए कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस नेवी का बेस कहाँ पे है? वो कतर में है। अल जजीरा में जितने भी कैरेक्टर्स इस्लामिस्ट, ये मेहदी हसन टाइप के लोग जो कि बेसिकली क्लोजेट जिहादीज इनको मैं कहता हूँ, दीज आर क्लोजेट जिहादीज। और ये सारे के सारे ये इनको कतर में ही क्यों केटर किया जाता है? इनको सबको वहां पे इसीलिए केटर किया जाता है बिकॉज अमेरिका कहता है, वो सीआईए का एक तरीके से कह लीजिए तो रीजनल हेड ऑफिस है वो कतर। ठीक है, वहां से बैठ करके वो पूरा का पूरा साउथ एशिया में भी कहाँ क्या ट्रेवल करनी है, मिडिल ईस्ट में कैसे कंट्रोल करना है, सऊदी अरेबिया को कैसे टेम करना है, यूएई को कैसे टेम करना है, वो सबको करते हैं वहां से बैठ करके पूरे रीजन पे। उनको अगर सीरिया में जिहाद करना है, आप ये देखिए मुस्लिम जब सीरिया में ये जिहाद हुआ शुरू, मतलब मैंने उसको अपोज किया था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब ये शुरू हुआ था मैंने उस टाइम पे मैंने फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट लिखी थी। मैंने कहा था कि अमेरिका ने ये ऐसी गलती करी है सीरिया पे हमला करके। आई सेड कि दे कुड दे कुड किल सद्दाम हुसैन, दे कुड डिफीट इराक, वो सब कुछ कर सकते थे। मैंने कहा कि ये सीरिया को कभी नहीं हरा पाएंगे, सीरिया विल नॉट बी डिफीटेड। हाँ, अपने वो जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो भी उनको तेल वेल चोरी करना है वो कर लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द अमेरिकन्स थिंक कि वो बशर अल असद को हटा पाएंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और हुआ भी वही, नहीं हटा पाए उसको बिकॉज द असद हैड द सपोर्ट ऑफ पीपल। असद के पास लोगों का सपोर्ट था। तो आप ये देखिए ना, मुस्लिम ब्रदरहुड के, इख्वानुल मुस्लिमीन के जितने भी रेडिकल मुल्लास थे उन सबको बुला बुला करके अल जजीरा पे बिठा करके सीरिया में जिहाद पे फतवे किसने दिलवाए? कतर ने दिलवाए ना। जिन जिन मुस्लिम ये जितने भी इख्वानीस थे आपके, यूएई के, इजिप्ट के और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, उन सबको लास्ट में असाइलम कहाँ पे मिला? सबको कतर में मिला ना, या तो कतर में मिला या यूके में मिला। मतलब और किसी कंट्री ने उनको असाइलम नहीं दिया। और सिर्फ असाइलम नहीं दिया, उनको असाइलम भी दिया, उनको घर भी दिए, उनको गाड़ियां भी दी, उनको उनको टेलीविजन पे प्लेटफॉर्म भी मिला। वो बैठ करके वहां पे अपने फतवे भी जारी करते हैं। वो जो जो इस्लामिक मुद्दे हैं उनके ऊपर बैठ करके वो तकरीरें भी करते हैं, डिबेट्स भी करते हैं। और तो मतलब आप ये देखिए कि इस जितने भी दुनिया में आप जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वो सारे के सारे आपको कतर में मिलेंगे
या यूके में मिलेंगे, और ये इसलिए मिलते हैं बिकॉज सीआईए के एसेट्स हैं ये सीआईए की एसेट्स हैं, सीआईए इनको टेक केयर करती है। और कतर के खिलाफ जब बैरिकेडिंग की थी ये यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने और ये बहरीन ने और ये कुवैत ने, इन सब ने मिल करके, तो बीच में कौन पड़ा? ट्रम्प के खिलाफ एक जो बहुत बड़ी खुन्नस थी वहां के डीप स्टेट की, वो ये थी ना कि ट्रम्प कहता था कि हाँ यार ठीक कर रहे हैं कतर वाले, ये बदमाश है ये। तो सीआईए को ये चीज नहीं सूट कर रही थी कि ट्रम्प जैसा बंदा आए, तो जो कि आकर के वो बातें करे जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं जा रही हैं, बिकॉज वो एक बड़े बोर्ड पे, एक बड़े मैप पे अपना गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अगले 50 साल का बनाया हुआ है कि हमको अगले 50 साल बाद इंडिया को कितने हिस्सों में तोड़ना है, ठीक है, हमने मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ पे रेजीम चेंज करनी है, हमें पाकिस्तान में क्या, हमें चाइना के साथ कैसे डील करना है। अब एक बंदा आता है और वो उन सबको डिस्टर्ब करता है। तो ये भी रीजन था कि आप देखते थे कि डेली, जब तक ट्रम्प की गवर्नमेंट थी अमेरिका में, जितने भी लेट नाइट शोज हैं अमेरिकन टेलीविजन पे, हॉलीवुड बेस्ड जितने भी लेट नाइट शोज हैं, उन सब में डेली कुछ ना कुछ एंटी ट्रम्प प्रोपेगेंडा चलता था ऑन अ डेली बेसिस। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, वॉशिंगटन पोस्ट, ये डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एंटी ट्रम्प चीजें पब्लिश करते थे। उसका रीजन था कि ही वाज बेसिकली डिसरप्टिंग द ग्रेट गेम ऑफ सीआईए। तो कतर इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट सीआईए प्रोजेक्ट, और कतर को ये बात पता है कि ये सारे मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अभी जो ईरान और सऊदी अरेबिया की जो डील हुई है, इन विच चाइना हैज प्लेड अ रोल, अब अमेरिका, अब आप देख लीजिएगा कुछ मतलब इन सम टाइम सम कैरेक्टर विल टेक एंट्री, चाहे वो इसराइल हो या कोई भी हो, एंड दे विल अटैक ऑन ईरान और डू समथिंग अबाउट ईरान। वो ईरान पे कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये जो डील है ना ये डिसरप्ट हो। देन सऊदी अरेबिया विल हैव टू टेक अ साइड, या जो ये अरब जो पूरा कोलिशन है जिसमें कि बेसिकली ये बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई आर वन ब्लॉक। तो इनको कहीं ना कहीं एक साइड लेना पड़ेगा। तो ये ईरान की साइड लेंगे, इसराइल, क्योंकि इसराइल के साथ तो इन्होंने वो किया हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड्स किए हुए हैं। जो अब्राहम अकॉर्ड्स किए हैं तो या तो उसको वायलेट करेंगे, या तो फिर ईरान के साथ जो पीस डील हुई सऊदी अरेबिया, उस पर इनको खड़ा रहना पड़ेगा। तो दे विल डिसरप्ट दिस, दे विल नॉट लेट दिस हैपन। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जितना भी रेडिकलाइजेशन, अब आप ये देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड वाले जितने भी है, ये इख्वानुल मुस्लिमीन वाले, इनको ये जो जो शिया रेडिकल्स हैं, जो बेसिकली वहां के ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। मतलब आप ये मतलब पैराडॉक्स देखिए कि उनका सपोर्ट मिलता है इनको, लेकिन जो जितने इख्वानी हैं ये सारे के सारे वेहेमेंटली एंटी शिया है, ठीक है, दे ऑल आर वेहेमेंटली एंटी शिया। तो ये जो सारा का सारा जो अलायंस चल रहा है ना, ये सारा का सारा ये कतर, यू नो, दे आर, कतर इज वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। और आप देखिएगा जैसे अमेरिका ने सबको अबेंडन किया है ना, दे विल अबेंडन कतर ऑल्सो। कतर को ये गलत फहमी है कि नहीं हम अबेंडन नहीं हो सकते, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि जो तुझसे पहले यहाँ पे गद्दी नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन इतना था। ही तो यकीन था। तो कतर की भी गलत फहमी दूर हो जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। Building upon that, Vaibhav, I just wanted to ask that it's incredible that, since independence, India has incredible relations with two entities who have been at each other's throat, which is Iran and Saudi. And now, over the last few decades, UAE is a very strong ally. So, irrespective of the politics, I mean, that is at a very surface level. At the top level, the state works in a different way. What do you credit that to India? I mean, Iran's also a good friend, Saudi is also a good friend, UAE is now one of the Even closest. Israel. Even Israel. How does India do that? I don't know any other country which does that. No, because India's relation with all these countries is not since 1947. The first mosque which was built outside Mecca was in Kerala. True. Okay, it was not built in UAE. It was not built in Yemen. It was not built in Qatar or Bahrain or Kuwait. The first mosque outside Mecca was built in Kerala. So India's relations with the Arab Peninsula is very old. It's thousands years old.
And we have been trading with them. You see all these Mopla Muslims in the Malappuram area, though they are also heavily radicalized now. But if you go to the roots, uh, I mean, they have been there for like what, some more than 1,000 years now, more than 1,500 years now almost. So all these people, okay, they don't realize this. And a lot of people get amazed that how can India, have a good relation with Russia and America, Israel and Iran, Saudi Arabia and Qatar. So I always say that because the Indian army fought in the Battle of Haifa, which became the First World War, which became the foundational stone in the building of the state of Israel. Okay, the Balfour Declaration was signed after that. So I always say that India, there is a memorial in Israel, which is there in the honor of the soldiers of Indian Army, who had fallen in that battle to liberate Israel. So so they know this and they owe it to us, and they are always like, we are always grateful to India because India also, Indian Army, Indian Armed Forces, Indian soldiers. So this is the argument that I always use when Trump asked Indian Army to come and start, replace some of American soldiers with Indian Army soldiers. And there were debates going on on the Indian television, and the people were saying that India should not put boots on the ground and this and that. So I said, and they were like, America has the experience of going around the world and fighting wars, but we don't have this and that. So I said, yeah, why not? Indian Army fought in the World War One. They fought in all, almost everywhere, from Europe to Middle East to Southeast Asia. Where didn't the Indian Army fight? Indian Army fought everywhere, and they won all the wars. They won on all the fronts. So if Indian Army could go and fight in the World War One and World War Two, then why can't we go now and fight in Afghanistan? I mean, that is there in our strategic interest. And we are not US Army, because US Army is blackmailed by these, radical, all these Taliban terrorists and fighters. We are not intimidated by them. Indian Army is known for fighting, and doing all these counter-terror operations and all. We have the experience. We can defeat them. Maharaja Ranjit Singh went to Kabul. It is a graveyard of empires. I mean, it is a graveyard of empires for the Soviet Union and America, not for us. Maharaja Ranjit Singh went and he won over Kabul, and he placed the prime minister there who was the Kashmiri Pandit. Okay, and I said, we have won over Afghanistan multiple times. So even the Marathas went there and fought and won. So, and the Marathas also fixed these Afghans. So I said, we are capable of, we have done that in the past, in the history. We can do it again. So, and stop comparing Indian Army with Americans and the Soviets. Americans have started fighting in like what, past 100 years now? They have started fighting wars. We have been fighting wars for bloody past 2,000, 3,000 years. We know the art of war much better than they do. So basically, all these characters, like all these players, listen, until and unless there is a clear signal which goes to US and all these countries, set aside their own, fights that they have, and they fix all these people, the kind of Mir Jafars and Mir Sadiqs that we have within our boundaries, we fix them so that they can stop, doing the bidding of American or the CIA interest in India, and their respective countries, like Saudi Arabia does there, and all these countries. Saudi Arabia did a crackdown once MBS took over. He cracked down on all these Ikhwanul Muslimin activists, mullahs, Maulvis, scholars, professors, doctors, engineers. He grabbed all of them and threw all of them into jail. He said, I will not tolerate this, because he knows that they are not basically, they are not here to establish Islam, or they are not here to. Muhammad Mursi made a government in Egypt, right? The Ikhwanul Muslimin took over Egypt, Tahrir Square protest. Do you know, there a friend of mine who was serving at the Indian embassy in Cairo, he met me during those days. He told me, I had seen by my own eyes people I knew who came to our embassy to give us some presentation, were the employees of Facebook and Google and all these companies.
they had come up with some project and they were giving me presentation. I saw them feeding people on Tahrir Square, those Facebook and Google employees. They were feeding people on Tahrir Square, giving them food packets, water bottles, this and that. So you know all these people, how they operate, what mess they make, the mess that they created in Egypt. Saudi Arabia is taking the brunt of it. Now Saudi Arabia has to give $2 billion, $3 billion every year to sustain the economy in the Egypt. So Saudi Arabia has realized it. UAE has realized it. All these countries have realized, the great game that this, American deep state is playing with them. And so that is why, this is also to show America, this deal that has happened between Iran and Saudi Arabia, that, and China also, if I know it here, then China also knows about all these things. So China was, jumped into it and they said, okay, let us do one thing. Let us not fight amongst each other. Okay. If we have to fight against the great player, so let us not fight amongst each other. So, and Saudi Arabia was always willing. MBS, I know for a fact because a lot of my friends are friends of MBS. So they often say that MBS is not for war. Even in Yemen, he was not for war, but he was forced into war. All these Houthis, they were firing missiles over our oil refineries. They were firing missiles on the urban population. And these Iranians, they had to know. And if Iran gives up on this idea of the great, the Khomeini doctrine, I mean, there can be peace amongst them. And there was peace amongst Israel, Saudi Arabia and Iran before the Khomeini took over. The Shah of Iran was very good friends with the Saudi royal family. Okay, एक different question मैं पूछना चाह रही हूँ, मतलब basically you deal with the Middle East and Afghanistan, Pakistan, but it was just a general question in my head that I have been watching a lot of Eastern series, जो एशिया के नॉर्थ एशिया के जो कंट्रीज हैं, लाइक जापानीज हो या फिर कोरियन सीरीज हो, इवन चाइनीज. सो यू रियलाइज देयर इज सो मच similarities between Indian culture and their culture. So many stories, so many things, but then why Indian population are not very aware about them? We are like more, हम ज्यादा उधर देखते हैं उस साइड पे, वेस्ट के साइड पे, जबकि हमारा जो दैनिक लाइफ स्टाइल है, द वे वी थिंक, एवरीथिंग मैचेस विद ईस्ट साइड. सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है. दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम है चाइना को लेके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जियोपॉलिटिकल, जो उनके कल्चरल रियलिटीज हैं उसको लेकर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो डू यू थिंक एज अ इंडियन सिटीजन वी शुड think about it and look that side? Maybe it will be more helpful to us and maybe it will help us to resolve conflict as well. देखिए, डी पार्थसारथी एक इंडिया के हाई कमिश्नर थे वहां पे पाकिस्तान में, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर who later became a diplomat. तो he was sitting with the Prime Minister Modi once, or and he was there and a couple of other people were also there in the meeting. तो डी पार्थसारथी ने कहा कि सर आप, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की, कि सर आप अपने वेस्ट में देखिए, आपके वेस्ट में देखेंगे तो अफगानिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, ईरान में आग लगी हुई है, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है. उस समय ये सारा का सारा ये तहरीर स्क्वायर और ये सब का तमाशा, ये सब अपना चल रहा था उधर. देन ही सेड कि आप अपने ईस्ट में देखिए, you have got Japan, you have got South Korea, you have got all these countries, Southeast Asian countries, जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी है, सारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है. So why don't we focus there and we can build a energy corridor, जिस energy corridors, जो energy corridor already बन रहा है. So वो energy corridor आप यहाँ से अपने नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप उसको थाईलैंड और इधर होते हुए आप पूरा उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. तो he said कि यार ये बात तो है. तो फिर then government started working on it and they're doing a pretty good job. In years to come you will see कि एक पूरा energy corridor बनेगा. But there is one catch point. कितने इंडियंस हैं जो कि मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, नौकरी करते हैं और इंडिया में रेमिटेंसेस भेजते हैं, ठीक है? और कितने इंडियंस हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और वहां पे काम करते हैं और वहां से इंडिया को रेमिटेंसेस भेजते हैं? जो वॉल्यूम है
फॉर ये रेमिटेंसेस का हो या ट्रेड का हो, वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में कितना है और हमारा मिडिल ईस्ट से कितना है, ये एक चीज है। फिर आप ये भी देखिए कि इंडिया को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो सारे कहाँ से एमिनेट, ठीक है चाइनीज थ्रेट हमारा अभी हो रहा है उसको, बट दैट इज, वो सारा का सारा डिफेंस रिलेटेड है, वो इंडियन आर्मी इज केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ इट। बट जो हमारे इंसर्जेंसीज होती हैं, जो हमारे यहाँ डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जो हमारे यहाँ राइट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ लोग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग पढ़ करके एक दूसरे को मारते हैं, ये सारा का सारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से होता है। सो हमारे जो इंटरनल चैलेंजेस हैं और हमारे जो अपने से बड़े इंटरेस्ट हैं, वो वेस्ट में ही लाई करते हैं। ठीक है, हमको ईस्ट पे फोकस करना चाहिए, हमको ईस्ट पे अपना ट्रेड वॉल्यूम भी और बढ़ाना चाहिए, हमको वहां से टेक्नोलॉजिकल जो हमारी कॉपरेशन है वो भी बढ़नी चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके पास है। और वो हम कर रहे हैं। मतलब दिस गवर्नमेंट, आप ये देखिए कि इस गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिंजो आबे जो अब नहीं रहे, शिंजो आबे के साथ इन्होंने कितना कोऑपरेशन की, और डिफेंस में, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज में जॉइंट वेंचर्स इन्होंने कोशिश की कि कितने सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए उनके साथ इन सारी चीजों के। तो इंडिया ने बहुत काम किया है साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में, और भी करने की जरूरत है। बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि जो इंडिया के इंटरेस्ट वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं वो कभी भी कम होंगे ईस्टर्न बॉर्डर के हमारे जो भी इंटरेस्ट है उनसे, वो हमेशा उससे ज्यादा ही रहेंगे, हिस्टोरिकली ज्यादा रहे। पिछले आपके जितने भी अटैक्स हुए सारे वेस्ट से ही हुए ना, हिस्टोरिकली भी आप देखें, चाहे वो अफगान आए हो, चाहे अरब्स आए हो, चाहे वो मुगल्स हो, कोई भी हो, एवरीबडी केम फ्रॉम द वेस्ट। सारे इन्वेजन आपके वहां से हुए, आपके सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस उधर से हुए। सो आई थिंक कि आपको हमेशा उसके ऊपर, और आपकी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी 250 बिलियन की आपकी एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है उस रीजन से। मतलब सऊदी अरेबिया से उनका एक बहुत बड़ा इमोशनल अपना अटैचमेंट है। तो अगर कल को वहां पे कुछ भी होगा तो आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया में उसका एक रिएक्शन आता है। जैसे आप देखें वो क्या नाम था उसका, सुलेमानी को मारा गया जब उसको ड्रोन अटैक में इराक में। तो इंडिया में जो है कि वो रैलियां निकल रही थी कासिम सुलेमानी के लिए। मैं उस समय श्रीनगर में था, मैं अगले दिन रैनावाड़ी के पास से मैं निकल रहा था, तो रैनावाड़ी में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे दीवारों पे कासिम सुलेमानी के। सो आई मीन कश्मीर से लेकर के केरला तक कासिम सुलेमानी के लिए यहाँ पे सेंटिमेंट है ना। मतलब वो तो कोई इमाम खुमैनी नहीं था, ही वाज जस्ट अ सोल्जर। लेकिन एक सोल्जर के लिए भी यहाँ पे इमोशंस है लोगों में। तो उस रीजन में जो भी हो रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि हाँ हाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अगर क्या हुआ तो उसका हमारे यहाँ पे फिर रिएक्शन क्या आएगा। अभी जैसे कि इन्होंने बोला, ईरान ने अभी कुछ 3-4 साल पहले एक ईरान के एक फौजी ने स्टेटमेंट दे दी मीडिया में कि हरमैन शरीफैन को छोड़ करके हम पूरा सऊदी अरेबिया उड़ा के रख देंगे। ठीक है, अब मुझे ऐसा नहीं पता कि ऐसा कौन सा बम है जो गिरेगा तो वो हरमैन शरीफैन को छोड़ देगा, बाकी सब जगह फट जाएगा वो। बट ही गेव दैट स्टेटमेंट। और अगर इस तरह की अगर वो कोशिश करते हैं तो क्या उसका रिएक्शन इंडिया में नहीं आएगा? क्या इंडिया में एक रीजनेबल शिया पॉपुलेशन और एक बहुत बड़ी सुन्नी पॉपुलेशन नहीं है? लोगों के सेंटिमेंट्स तो जुड़े हैं ना उस चीज से। क्या यहाँ पे ईरान का जब वो आता है प्राइम मिनिस्टर, हैदराबाद की जुमा मस्जिद में जब वो पढ़ता है, वो खुतबा देता है, तो वहां सामने बैठ करके असदुद्दीन ओवैसी और इनके जैसे जो है 150-500 बंदे उसके सामने बैठ करके उसकी तकरीरें, 50,000 बंदा उसकी तकरीरें सुन रहा था वहां हैदराबाद में उस दिन बैठ करके मस्जिद, जुमा मस्जिद में, जबकि ही वाज टॉकिंग इन पर्शियन। पर्शियन सुन रहे थे 50,000 लोग बैठ के वहां पे। क्यों? क्योंकि वो ईरान का प्राइम मिनिस्टर है। सो है सेंटिमेंटल, ये रियलिटीज, हम क्या कर सकते हैं अब इनके लिए। बट ये तो काफी अच्छा साइन है ना कि सुन्नी होकर के जो वैसी ईरान के वो एक ईरान के प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं। Since it's also interconnected, and India has the second or third largest Muslim population amongst all the countries on the planet and amongst the 50 Muslim majority countries. So want to now take you back to India, Vaibhav, is that, there is this... By the way, really sorry to interrupt you. One of my friend,
ही वर्क्स इन सऊदी गवर्नमेंट, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आई टोल्ड हिम, बात बात में से हुआ, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे कुछ मैंने कहा हमारे यहाँ पे 250 मिलियन मुस्लिम्स रहे। He was like, what? I said, yes, 250 million Muslims live in India. He said, I don't believe you. I said, go Google it. You don't have to believe me. And I was like, I was surprised, why is he not believing it? I said, India has always had, such huge Muslim population. It's not a new phenomenon. So he literally he Googled it and he was so surprised. He said, yeah, there are more Muslims in India than entire Middle East. I said, yes. So he said, I didn't know that. And he said, not only me. He said, if you go to, Saudi households, I can bet not more than 2% people would be knowing this. 98% people in Saudi Arabia don't know that India has such a huge Muslim population. He said, yeah, India has so much Muslim. So that is also there. So I just wanted to share that incident with you. Very interesting anecdote. Amna, you want to ask next? Or? हाँ, मैं पूछती हूँ। अब वैसे ये चीज मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि बेसिकली इंडिया का जो नाम है बाहर एवरीवेयर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जनरली परसीव कि ये एक हिंदू नेशन है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं यूके में हूँ और काफी कुछ सुनने को मिलता है, बट आई डोंट हैव सच अ बिग रीच हियर कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि एज ए इंडियन मुस्लिम आई एम सो हैप्पी, देयर इज नथिंग, नो जेनोसाइड इज गोइंग ऑन. So even one of the student in my university was telling me he is studying politics. तो उसने बोला कि ओ हाँ, from where you are, India, अच्छा वहां पे सब हिंदू को सब मतलब he was saying in English, सबको हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हैं. मैंने कहा व्हाट, किसको कौन हिंदू में कन्वर्ट कर रहा है? सो दिस तरह के एजुकेशन सिस्टम अकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही फॉल्स नरेटिव है मतलब बाहर की कंट्रीज में, और बहुत कुछ अवेयरनेस नहीं है इंडिया की जो इंक्लूसिविटी है इंडिया की, एंड किस तरह से इतनी सारी कम्युनिटीज रहती है. इवन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि मुस्लिम्स में भी, जहां मुस्लिम डिफरेंट सेक्ट एक साथ नहीं रह पाते हैं, वहां इंडिया में अहमदिया मुस्लिम भी सेफली रहते हैं और अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर पाते हैं, थैंक्स टू द हिंदू मेजोरिटी और इंडियन स्टेट. तो you can call Ahmadiyya Muslim only in India. वही बिल्कुल वही बोल रही थी मैं. सो जो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि ये जो नरेटिव है दैट इंडिया इज एंटी माइनॉरिटी, उस पर बहुत काम हो रहा है, एंड ह्यूमन राइट वायोलेशन, स्पेशली जो माइनॉरिटी का ह्यूमन राइट वायोलेशन है उस पर, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल लिखे जा रहे हैं. मैं यहाँ पे देखती हूँ उसके ऊपर बकायदा पूरा एक रिसर्च पेपर, जर्नल आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए हुए हैं, विच हैज अ वैल्यू अ लॉट ऑफ इन इटसेल्फ. तो ये जब ये पूरा नरेटिव जो बन रहा है, और ये चीज धीरे धीरे इंडियन मुस्लिम्स में भी बहुत ज्यादा डाली जाती है डे इन डे आउट, बिकॉज द वायर, क्विंट जैसे पेपर भी हैं. तो कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारे जो इंडियन यूथ मुस्लिम हैं, हु आर नॉट बिगटेड, हु आर नॉट वेरी इवन कंजर्वेटिव, बट उनके अंदर भी एक विक्टिमहुड की मानसिकता तो आई जाती है. इवन दो दे आर वेरी फेयर, दे वांट टू बी फेयर, दे लव इंडिया, बट एट सम लेवल उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि इन द एंड आपके साथ जो है इक्वालिटी नहीं होगी, ये होगा वो होगा. तो ये सारे नरेटिव जो वॉर है, इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? एक तो बाहर जो नरेटिव बन रहा है, और एक जो विद इन इंडियन मुस्लिम के अंदर ये जो नरेटिव डाला जा रहा है विक्टिमहुड का. देखिए, ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है. ये पाकिस्तान मूवमेंट जब चल रहा था तो ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में यही तो चलाया गया ना कि अगर अंग्रेज चले गए तो हिंदू तुम्हें खा जाएगा. यहाँ पे यही नैरेटिव था ना कि तुमको तुम्हारा हक नहीं मिलेगा. तुम्हारे साथ देखो अभी कितनी ज्यादती होती है. तुम ये देखो पंजाब में कि लाहौर में बोलते थे कि ये देखो ये सारी जो फैक्ट्रियां ये सारे हिंदू ओन करते हैं और लेबर सारा मुसलमान है. ठीक है, कश्मीरियों को कान में डालते थे कि देखो ये सारे सेब के बगीचे और सारे ये केसर की जो खेत हैं, ये ओनर तो सारे के सारे कश्मीरी हिंदू हैं और लेबर सारे के सारे कश्मीरी मुसलमान हैं. यही सेम नैरेटिव इंडिया में हर पार्ट में डाला गया कि वंस ब्रिटिशर्स आर नॉट देयर. और ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे. आप ब्रिटिशर्स देखिए क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स जानबूझ करके मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती थी, हमेशा से कम रही है ना. हिंदू पॉपुलेशन हमेशा इस पूरे बड़े सगीर में हिंदू पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा कम रही है. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि अगर पंजाब में मतलब पंजाब रेजिमेंट है तो वहां पे जो पंजाबी मुसलमान है
वो ज्यादा रिक्रूट करते थे, पंजाबी मुसलमान ज्यादा रिक्रूट करते थे, हिंदू कम रिक्रूट करते थे, जबकि होना ऑपोजिट चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो वो मुसलमानों को वो उन्होंने सिस्टमेटिकली ये चीज शुरू कर दी थी कि एक डिसप्रपोर्शनेट हायरिंग करो, ताकि एक दुर्भावना आपस में पैदा हो, हिंदू के अंदर ये पैदा हो कि यार ये मुसलमानों को तो सारे हायर कर लेते हैं, हमको हायर करते नहीं है, जबकि हायर हमको ज्यादा होना चाहिए। तो एक दुर्भावना अपने आप पैदा होती है एक कम्युनिटी के अंदर, और फिर वो उसको यूज कर किया उन्होंने सिस्टमेटिकली कि तुम उनके अंदर देखो, अभी तक तो हम थे, तो हम तो तुम्हारी हायरिंग ज्यादा करते थे, अब वो जब हिंदू आ जाएगा फिर वो तो फिर पॉपुलेशन के बेसिस पे करेगा, तुम तो 20% ही मिलेगा तुमको रिक्रूटमेंट में, 80% तो हिंदू जाएंगे फिर। तो ये सारी की सारी चीजें उनके दिमाग में डाली गई कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होने वाली है, तुम बहुत बड़े विक्टिम हो जाओगे, अरे तुम तो रूल किया है तुमने इसके ऊपर, अच्छा मतलब कि तुमने तो 500 साल रूल किया है इन हिंदुओं के ऊपर, अब अचानक से हिंदू तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे, तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे इस चीज को? अरे जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो हिंदू भी रूल करते एक्सेप्ट करते, मतलब अगर हिंदू ने रूल करना था तो अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्या वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है? मतलब गवर्नमेंट तो देश की गवर्नमेंट होती है ना, वो हिंदू की या मुसलमान की गवर्नमेंट थोड़ी होती है। तो जब आप डेमोक्रेटिक सेटअप में जा रहा है, आप कोई इंडिया कोई किंगडम तो नहीं बन रहा था कि वहां पे एक हिंदू राजा या कोई मुसलमान बादशाह बैठना था। इट वाज गोइंग टू बी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलता था। तो बट उनके दिमाग में चीजें सिस्टमेटिकली डाली गई और उसका नतीजा क्या निकला कि इंडिया 3 टुकड़ों में टूटा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। फिर देखिए उन्होंने जो पार्टीशन किया, आधा कश्मीर आपके पास है, आधा उनके पास रखा, आधा पंजाब आपके पास है, आधा पंजाब उनके पास है, आधा बंगाल आपके पास है, आधा बंगाल उनके पास। उन्होंने मतलब ये पार्टीशन भी कोई क्लियर पार्टीशन नहीं किया उन्होंने कि नहीं यार अगर ये हिस्सा देना है तो ये हिस्सा तो या तो इंडिया को दे दो पूरा या तो पाकिस्तान को दे दो। उन्होंने पॉपुलेशन डिवाइड की ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वो ये सारी वो ना कि वो ये सारी चीजें आज से नहीं बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आज भी वो सेम ही स्क्रिप्ट है कि तुम्हारे साथ देखो जुल्म हो रहा है, देखो ये गवर्नमेंट आ गई बीजेपी को। अच्छा देखिए आयरनी देखिए, एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू इस बात से नाराज है कि मोदी जो है वो मदरसों का फंड बढ़ाते जा रहा है, ठीक है, वो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात करता है। जो एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू है वो इस बात पे नाराज है कि मोदी ने कांग्रेस के कंपैरिजन में 5 गुना बढ़ा दिया मदरसों का फंड, वो इस बात पे नाराज है। जो अदर साइड है वो इस बात पे नाराज है कि वो मतलब वो सेंगोल लेके क्यों चला गया पार्लियामेंट में उसकी इस बात पे नाराजगी है। तो अब आप ये देखिए ना कि ये इनके सबके मतलब टावर्स कितने हिले हुए हैं, कोर इश्यूज के ऊपर कोई नहीं देख रहा कि यार हमको जिस चीज की जरूरत है वो बंदा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जो जिस चीज से हमें फर्क पड़ता है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो गैस सिलेंडर दे रहा है तो क्या सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है? अगर वो गैस कनेक्शन उसने गांव इस देश में अगर अभी उसने नई स्कीम शुरू की हर घर नल कि 2024 से पहले उनका ये है कि 2024 इलेक्शन से पहले इंडिया के हर एक घर में पाइप्ड वाटर, हर एक गांव में, हर एक घर में, इंडिया में कोई भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए जिसमें पाइप्ड वाटर ना हो। तो वो क्या नल जो है वो सिर्फ हिंदुओं के घर में लगेंगे? वो जो मेरे गांव में जो मुसलमान रहता है उसके घर में वो नल नहीं लगेगा। उसने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसने 25,000 रुपए गांव में, गांव गांव के हर एक घर में वॉशरूम बनाने के लिए दिए। तो क्या सिर्फ हिंदू घरों को दिए, मुसलमानों को नहीं दिए वॉशरूम बनाने के लिए पैसे? तो ये लेकिन फिर भी आपको इस चीज को डाला जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऑल दीज पीपल, ये आरफा हो गई, ये असदुद्दीन ओवैसी हो गए, इस तरह के जितने कैरेक्टर्स हैं ये आपके लिए डेंजरस है, हिंदुओं के लिए डेंजरस नहीं है, मोदी के लिए वो बिल्कुल डेंजरस नहीं है। मोदी मोदी के तो प्रचारक हैं वो, मोदी के लिए तो वो वोट कंसोलिडेट करके लेके आते हैं, ठीक है। वो जो पोलराइजेशन होती है वो पोलराइजेशन मोदी नहीं करता, वो पोलराइजेशन ये करके देते हैं उसको प्लेट पे कि हमने, जब आप एक साइड को पोलराइज करोगे तो अदर साइड अपने आप पोलराइज हो जाती है। तो वो तो उनके स्टार प्रचारक है, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अरफा खानम, राणा यूब, ये तो स्टार प्रचारक है बीजेपी के। और मैं कहता हूं कि आपको तो ये समझो, तो मेरी जो बेसिकली व्हेनेवर आई ट्राई टू कम्युनिकेट विद द मुस्लिम पॉपुलेशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको
मछली खिला देंगे, मछली मारना नहीं सिखाएंगे कभी, ताकि आप हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो, या आपको हमेशा बेचारा, विक्टिम, दबा कुचला। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद वाज अरब, ठीक है, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से वहां पे किसी ने बस नहीं जलाई सऊदी अरब में। यहाँ पे बसें भी जला रहे हैं, अपने बच्चे मरवा भी रहे हैं, दूसरों के बच्चे मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो एक है ना कि मतलब कि मोर मुस्लिम देन द अरब्स वाला जो एटीट्यूड है ना, इसको आपको तर्क करना पड़ेगा। यू आर इंडियन। इंडोनेशिया में जैसे है कि इंडोनेशिया में उन्होंने कहा कि भाई हम कन्वर्ट हो गए, वी बिकेम मुस्लिम्स, बट हम, इसका मतलब ये नहीं हम अपना कल्चर छोड़ दें, विल रिमेन इंडोनेशियंस ओनली। सो वहां पे तो वो नहीं तोड़ रहे जो कि वो मंदिर तोड़ रहे हैं कि नहीं, अब तो हम, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम तो मुसलमान है तो हम तो कोई मंदिर नहीं रहने देंगे, हम तो सब गिरा देंगे, ठीक है, वो नहीं गिरा रहे, बट क्या वो आपसे कम मुसलमान है? ये, यार आप मुसलमान हो, मुसलमान रहो, डोंट ट्राई टू बिकम मोर मुस्लिम देन समबडी। ये जो Yeah. एटीट्यूड है, ये जो मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम है ना, ये सब सारी फसाद की जड़ है। And you will never succeed in that. क्या आई मीन ये जो बेदुइन्स हैं, आप, आई एम नॉट श्योर कि अगर किसी बेदुइन के साथ में अगर आप इनको बिठा दो, यू नो ऑल दीज पीपल, वो इनको समझा देंगे। बेदुइन्स तो बाकी अरब्स को मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, वो तो कहते हैं यार बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ बेदुइन, तो असली मुसलमान तो हम हैं। वो तो बाकी अरब्स को भी मुसलमान नहीं मानते, कहते ये तो यहूदी थे, ये तो पेगन थे, लेकिन हम तो 2000 साल से बेदुइन हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो बेदुइन से घर में पैदा हुए ना, वो तो इनके घर में नहीं पैदा हुए, पेगन से घर में या इनके घर में। तो ये बिकॉज इसका कोई अंत नहीं है, यू विल ऑलवेज फाइंड अ बिगर मुस्लिम देन यू। Also, what's ironical is that the general Arab mindset towards Muslims of the subcontinent, whether Pakistan, Bangladesh, Indians, they have looked down upon them. Yes. You know, in interactions, they have always felt that they're inferior. They were the converted ones, and there was obviously a huge amount of racism as well, which of course, you know, is changing. I have witnessed it. I have witnessed it. Because I have a lot of Arab friends. I mean, they say a lot of things which should not be said about the South Asian Muslims, derogatory stuff, and they say it in front of me. And they say, yeah, you know, they say that, you know, this is what it is like. They said we face all these issues, that's why we hate them. And they literally, they say we hate them. The funniest, because they come from a village in India or Pakistan and they start teaching us Islam. Yeah. They start telling us that you should be like this, you should not be like this, you should be doing like this. Yeah, they said that all these people at Deoband and all these Barelvis and all these Muslim scholars like Dr. Israr Ahmad, that man, Dr. Israr Ahmad, used to, you know, literally abuse all these Arabs in his speeches. And he used to say कि मतलब ये अरब सब खत्म हो गए. And he used to recite poetries of Allama Iqbal. And he used to say, you know, how all these, you know, Americans and the Britishers and Arabs, they all are the same. There is no difference between an American and an Arab. okay. So I mean, they hear all these stuff. They hear all these speeches made by South Asian clerics, and then they see that, you know, they have a following of millions. So they get to know that, you know, so it means that all these people endorse these ideas. All these followers believe in what he's saying. So all these South Asian Muslims also believe that we are not real Muslims. They are the real Muslims. The Arabs are a lost cause. Yeah, I was just saying कि the funniest thing I have read, बहुत पहले पढ़ा था कि कोई एक इंडियन मुस्लिम गया था आईसिस ज्वाइन करने, तो उसको बोला कि तुम टॉयलेट साफ करो because yes, because they are not considered a martial race, na? Yeah. The South Asian Muslims are not considered martial according, for them Turks are martial, Arabs are martial, you know, Caucasians are martial, but Indian Muslims are not martial. Yeah. You know, this
talking about the ISIS thing which Amna spoke about. So there is a US State Department report titled Country Reports on Terrorism 2020. There were 66 known Indian origin fighters affiliated with ISIS as of November 2020. Right now, within this, there's a very small number of Indians, but 90% of them come from Kerala, right? Yes. To the credit that there have been very less compared to the population. India has the second or third highest Muslim population of any country on the planet. So that credit is there. But what also we see, Vaibhav, is there is also now a discourse happening where there is no nuance. And this is what Amna and me were discussing, that Islamist kya hai, a conservative Muslim kya hai, फिर एक एक पूरा generalization का भी एक industry चला है, like ex-Muslims are like, हमको भी वो पड़ता है कि यार नहीं, आप एक्स मुस्लिम से बात कीजिए, वो एक आ गया एक भावना कि अगर आप पूरा ही डिस्कार्ड ना करें आइडेंटिटी अपनी, और प्रॉब्लम ही है रिलीजन, जो कि हम नकारते हैं. सो want to understand from you, that is also becoming a little problematic, because we sometimes see from sections of Hindus also like that victimhood ki nahi yaar, ultimately it's the entire community which is the problem. And now with the whole Kerala story, so want to understand you, what's the state's approach been, because obviously there have been a number of recruits from there. अब उनको de-radicalization, फिर उनको counseling भी की गई है. But now around the whole canvas, as Hamid Dalwai said, that substantial amount of Hindu communism is a reaction to Muslim communism. But where does that line then get drawn in the whole generalization field? So you spoke about Kerala. So this is a report in my hand. This is on Kerala and the ISIS links that Kerala had with all these. So Kerala has a Muslim population of about. So I was just reading this. This is a report which came out quite few months back. Right. So Kerala, the majority of the Kerala Muslims, like 88.7 lakh was the population of Kerala Muslims in Kerala in 2011. 64 lakh out of those live in North Kerala, the Malabar region. And it explains, how deep rooted, how, a lot of videos were being made about the Kerala story, the movie which came. So I thought of doing a program over this, but then I thought, because I have all the data and the facts, there have been a statement by the police record in which the statements were registered by the women who were converting all these Christian and Hindu girls for ISIS. Satya Sarani, which is the women wing of PFI, Popular Front of it, because ISIS in India is PFI literally. There is no, like ISIS Khorasan has outsourced its work in Kerala to PFI. So Satya Sarani was doing this job for PFI, for this ISIS. Kerala has been a problematic state for a very long period of time. We have been ignoring it because it is very much down south, and we, especially the North Indians or the Hindi media can't see beyond Kerala, beyond Calcutta in the east, and beyond Bangalore in the south. So nobody cares, nobody gives a damn about whatever is happening beyond that. But Kerala radicalization has been going on. In Kerala, there are hundreds of people who have been killed due to this. People with, people have been there whose hands were chopped, professors, engineers, doctors. Yeah. Yes, and there's so many cases like him. It was not one of its kind. There were other cases. Yeah. People were shot dead. People got their houses burned by all these Islamists. And the government there, the communist government there, has always been keeping quiet, and the Congress has been endorsing them, emboldening them, giving them more power and strength. And because how do you give them strength? By not acting against them. Pakistan got to do 26/11 because America kept quiet about everything that Pakistan had been doing before that. Okay, so they thought that, okay, we can get away with this also. So then America again kept quiet, and then they kept on doing it. They stopped doing all these things once you started responding to them in surgical strikes by land or by air. Once you gave a response, it all stopped. Now you don't have a Patiala House Court bomb blast, Pure German Bakery bomb blast, Zaveri Bazaar Bombay bomb blast. Otherwise these were frequent phenomena. These bomb blasts used to happen in every part of the world. Indian Institute of Science had a bomb blast in Karnataka. So
but they all stopped. Now you don't hear about blast. It's not like the Indian intelligence agencies have become very capable of, sorting out all this and, catching the culprits. And it's because that India gave a message that there will be consequences. There will be consequences to, deal with. And that there will be a price to pay. And it happened. And everything just stopped. Now you don't hear all these bomb blasts. So in Kerala, until unless the government steps in and government starts identifying people who are doing all these troublemaking, government starts, capturing people, interrogating them. I mean, I often say this, that when Congress was in the government, I'm not endorsing what Congress did with Prime Minister Narendra Modi, but he was serving Chief Minister of Gujarat and he was accused in Gujarat riots. Congress did everything in its hand. And मतलब गवर्नमेंट की ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जो उन्होंने मोदी के पीछे नहीं लगाई. They were literally after his life. He used to be interrogated for like 14 hours, 16 hours straight every day in Delhi, not in Gujarat. He used to be called from Ahmedabad. He used to come from Gandhinagar. He used to come here in Delhi in CBI office, and he used to be grilled for 16 hours, 17 hours straight. And they tried everything at their hand to, implicate Modi in the riots. But they were not able to do it, but they used everything at their power. I have a complaint from this government that this government is too lenient when it comes to all these Islamists. Out of the fear that, we'll be, oh my God, people will say that we are anti-Muslim. I mean, once you leave all these people free, all these PFI guys, we are freezing their assets, assets, what are you freezing? Your bank accounts? They'll get money through Hundi and Hawala. Do you think that all their transactions run through their UPI? They run their transactions in cash. So, and वो हवाला के जरिए पैसे मंगा लेंगे, उनको जहां से आ रहे हैं, वो कतर से आ रहे हैं, उनको तुर्की से आ रहे हैं, उनको जर्मनी से आ रहे हैं, उनको जहां से भी आ रहे हैं वहां से वो कैश मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको देने वालों को कमी थोड़ी है. So until you start taking action against them, arresting them, nabbing them, and treat them properly, until then I don't think that this problem is going to get solved, and Kerala will be creating many more problems for you. All right, thank you so much, Vaibhav, for joining us and for this marathon session and giving us a full view of how the Middle East politics, the Afghanistan-Pakistan region, the challenges India faces, and so much more with regards to so many countries and civilizations. Thank you so much. Thank you so much for inviting me.